अगर आप डेली फ्री वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप डेली वीडियो, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे नंबर दे रखा है। आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे आपका 40+ का MCQs का टारगेट कवर हो जाएगा। में तो फ्रेंड्स, रोल ऑफ द टीचर शुड बी पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ गुड टीचिंग प्रैक्टिस। यानी कि एक टीचर का, एक शिक्षक का जो गुड टीचिंग के लिए वो रोल एक संस्कृति में होता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि एक जो अच्छा टीचर है, ठीक है, उसकी संस्कृति ही ऐसी होती है कि उसको अच्छी टीचिंग या उसको अच्छी शिक्षा जो अच्छे तरीके से पढ़ाना पड़ता है। यानी कि एक अच्छा टीचर वही है जो अच्छे तरीके से पढ़ाए। Great teacher of the past have inspired individual and even whole society to new and better forms of life, to great invention and notable discovery। आप देखिए कि जितने ग्रेट टीचर थे, जितने महान शिक्षक थे, उन्होंने कितने मतलब कि काम किए थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर के ऊपर यानी कि इंडिविजुअल तौर के ऊपर हमें इंस्पायर करते हैं, ठीक है। इंस्पायर कईयों किया था, इंस्पायर हमें भी करते हैं, पूरी सोसाइटी को इंस्पायर करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को एक बेटर फॉर्म ऑफ लाइफ यानी कि एक अच्छे से एक जीवन में सुधार आ सके। और देखिए कि जो ग्रेट टीचर थे, आप पीछे हमारे जो भूतकाल है, जो पास्ट है हमारा, वो देखे वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे इन्वेंशंस हुए हैं, कितने अच्छे अच्छे डिस्कवरीज़ किए हैं। ये किसने की? ये टीचर्स ने तो किए हैं। यानी कि आप देखते हैं जो साइंटिस्ट है, जिसको चीज़ आती है, तो वो तो एक टीचर ही हुआ ना। तो उसकी डिस्कवरी को, उसके जो बताए गए तरीक़ों से, तो जो इसको फॉलो करते हैं, आगे उस चीज़ को बढ़ाते हैं, तो वो स्टूडेंट हो गए। यानी कि जिनकी थ्योरी हम पढ़ते हैं वो टीचर्स हुए। यानी कि जिसकी जो डिस्कवरी हो चुकी है वो एक टीचर के समान ही है। तो उन्होंने क्या किया है कि आप पास्ट में देखिए, उन्होंने उनके सहयोग से कितने इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई हैं। रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग। अब टीचर का टीचिंग में क्या रोल है? देखिए कि गुड टीचर क्वालिटी, पहली बात तो टीचर का ये रोल है टीचिंग में, इसके गुड टीचर क्वालिटी होनी चाहिए। गुड टीचर क्वालिटी में क्या आता है कि मेंटेन्स ऑर्डर, ठीक है, वो ऑर्डर को मेंटेन करे, बना के रखे। हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए टीचर। मोटिवेट स्टूडेंट, स्टूडेंट को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, डीमोटिवेट करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट को हमेशा ही मोटिवेट करता रहे। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आती, किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, उसको कभी ये ना कहीं नहीं कर नहीं सकते। हमेशा टीचर का यही काम होता है, वो मोटिवेट करे, जो उसका लक्ष्य है उसको वो पूरा करे। फेयर एंड इम्पार्शियल, टीचर जो कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता, चाहे बच्चा इंटेलिजेंट हो, चाहे बच्चा नालायक हो, जैसा भी हो, उसमें वो भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्टली, तुरंत, ठीक है, यानी कि टीचर जो है वो तुरंत ही अपना फीडबैक दे, तुरंत ही मतलब कि सारी बात को बच्चों को समझा दे, टाले मत। विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, यानी कि वो नए नए एक्सपेरिमेंट टीचिंग में करे। जैसे कोई आप देखेंगे कि जैसे बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उनको वो आसानी तरीके से कराए, आसान तरीके से। अगर मैथ का टीचर है, वो एक ट्रिक के साथ मैथ के सम करवाए, या कोई अच्छे से कोई भी उसका सब्जेक्ट है उसमें उसको वो ऐसे कराए, ऐसा एक्सपेरिमेंट करे कि ये बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। फ्लेक्सिबल, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उसको ये दिखना चाहिए कि जैसे कि टीचिंग जो है वो उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करना चाहिए। रेयरली एंग्री, उसको रेयरली थोड़ा सा एंग्री भी कभी कभी होना चाहिए, गुस्से वाला भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। क्योंकि देखिए कि अगर हम बिल्कुल स्टूडेंट से फ्रेंडली हो जाएंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए जहाँ ज़रूरत पड़े उसको थोड़ा सा एंग्री भी हो जाना चाहिए। नेवर इंसल्ट स्टूडेंट, कभी भी स्टूडेंट की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। रिलायबल, उसे भरोसेमंद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया, मैंने भरोसेमंद होना चाहिए, ताकि बच्चे विश्वास कर सके कि हमारा टीचर हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए उनको विश्वास होना चाहिए जो वो करवा रहा है। मतलब टीचर अगर टीचिंग दे रहा है तो बच्चों को उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेक्स लेसन इंटरेस्टिंग, आप देखिए कि बच्चों को जो लेसन इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते, टीचर को उसको क्या करना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले सके। अगर आप कोई भी काम या बच्चे कोई भी लेसन इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरेस्ट लेके करें तो वो जल्दी से उसको कर पाएंगे। स्ट्रेच इज़ द ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको वो स्ट्रेच करे, उनको वो
आगे बढ़ने में या उनकी हेल्प करे। रोल मॉडलिंग, टीचर को टीचिंग में रोल मॉडलिंग बनना चाहिए बच्चों का, ताकि बच्चे उसके जैसा बन सके। आप भी देखें कि आपको अपने टीचरों में से कोई ना कोई ऐसा टीचर अच्छा लगता होगा जिसे आप रोल मॉडल बनाया, जिसे आप उसके जैसा बनना चाहते हो। गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसमें कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छे होने चाहिए। टीचर और स्टूडेंट में एक कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छा होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट टीचर के भी पूछने से वो डरे मत, अपना पॉइंट वो क्लियर करें। कोऑपरेटिव टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग में होता है कि देखिए फ्रेंड्स, सहयोग is a situation in classroom where two teacher work on a class last together may be called cooperative teaching। यानी कि एक क्लास में दो टीचर जब एक क्लास को पढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं कोऑपरेटिव टीचिंग। इसमें ये होता है कि देखो, दो टीचर एक क्लास में होते हैं, वो होते हैं कोऑपरेटिव, यानी कि एक टीचर है, एक उसका सहयोगी है। दिस कैन बी यूज इन एनी क्लासरूम, ये किसी भी क्लासरूम में हो सकता है। सम अप्रोचेस टू कोऑपरेटिव टीचिंग, देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ अप्रोचेस है कोऑपरेटिव टीचिंग की, जिसमें एक वन टीच वन असिस्ट, यानी कि एक पढ़ाने वाला होता है, एक असिस्ट होता है, असिस्टेंट, जो बच्चों के ऊपर नज़र रखता है। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है तो एक ऑब्जर्व करता है, ये देखता है कि बच्चे सुन पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई शरारत तो नहीं कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक टीचर पढ़ाएगा, एक असिस्ट करेगा जो उसको चुप करवाए या बच्चों को शोर मत मचाने दे या बच्चों के ऊपर वो ध्यान रखे। एक होता है वन टीच वन ऑब्जर्व, इसमें वही बात है, वन टीच वन ऑब्जर्व, एक पढ़ा रहा है, एक ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या क्या, मतलब किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ भी। स्टेशन टीचिंग, स्टेशन टीचिंग में आप देखिए कि स्टेशन टीचिंग में देखिए कि जैसे बच्चों का कोई ग्रुप है, उसको इंडिविजुअली तौर पे ऊपर हेल्प करना, एक टीचर हेल्प करता है बच्चों के जो डाउट क्लियर करवाना, जो इंडिविजुअली तौर के ऊपर, यानी कि जो बच्चों का ग्रुप बना है उसको अच्छे से ध्यान से समझाए, बच्चों के डाउट जो है वो क्लियर करे। अल्टरनेटिव टीचिंग, जैसे बच्चों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही वो अपना तरीका बदले। माइक्रो टीचिंग, अब आता है माइक्रो टीचिंग। द टर्म माइक्रो टीचिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ड्वाइट एलन ऑफ द स्टैनफोर्ड यहाँ पे यूनिवर्सिटी आएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन 1963, यानी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है 1963 में तो माइक्रो टीचिंग के बारे में पहले बताया था ड्वाइट एलन ने। अब फ्रेंड्स, माइक्रो टीचिंग होती क्या है, देखो माइक्रो होते हैं छोटा, यानी कि आने वाले भविष्य में वो टीचिंग, आने वाले भविष्य में जो टीचर हैं उनको अच्छे से टीचिंग तैयार करवाना, कि ताकि वो जब वो टीचर बने तो वो कैसे पढ़ाएं, यानी कि जो अभी टीचर जिन्होंने पढ़ाना है, जो नए टीचर आ रहे हैं उनको कैसे पढ़ाना है, वो होती है माइक्रो टीचिंग। इसमें होता है कि इट इज़ न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, इसमें यह है कि आने वाले जो भावी टीचर है, जो टीचर आने वाले हैं उनको सिखाया जाए। ठीक है, इट इज़ न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, ये एक नया विकास होगा एक टीचिंग में। इट इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, मतलब कि टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है कि कैसे पढ़ाना है। इट फोकस ऑन डेवलपिंग टीचिंग स्किल, इसे टीचिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। द साइज ऑफ द टॉपिक इज़ आल्सो रिड्यूस, बताना है कि जो टॉपिक है का साइज़ है उसको कैसे कम करना है, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक को अच्छे से सही से छोटा करके समझाना, तो वो इसमें आता है माइक्रो टीचिंग में। ब्रेंट एंड थॉमसन ने 1996 में कहा था, माइक्रो टीचिंग इज अ टेक्निक एमिंग टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट्स टू रियल क्लासरूम सेटिंग। ठीक है, आप इसको ये याद रखना। स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग, स्टेप्स क्या है, पहले देखो प्लान, पहले बनता है प्लान, फिर आती है टीच, मतलब कि माइक्रो टीचिंग पहले प्लान बनेगा कि क्या पढ़ाना है, फिर टीच, फिर पढ़ाया जाता है, फिर फीडबैक, बच्चों को कैसा समझ आया, फिर उसमें रीप्लान, अगर कुछ भी कमी हो तो उसको रीप्लान करते हैं, अगर कमी नहीं भी है तो उससे और बेहतर करते हैं, यानी कि फिर रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। 6 पॉइंट है, पहले प्लान, फिर टीच, फिर फीडबैक, फिर उसके बाद देखो प्लान टीच फीडबैक तो फिर आएंगे, उसके बाद में री लग जाएगा। ठीक है, यानी कि बार बार ये करना है तो बच्चों को अच्छे से समझ आए। फ्रेंड्स, बुक्स में तो काफ़ी पॉइंट दिए होते हैं, तो यही इतने आपके लिए बहुत है माइक्रो टीचिंग में, तब इसको अच्छे से कीजिए। मैक्रो टीचिंग क्या है, मैक्रो टीचिंग अगर्स व्हेन ए टीचर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द एंटायर क्लास एट वन टाइम फॉर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि माइक्रो टीचिंग क्या है कि जब टीचर इंस्ट्रक्शन देता है पूरी क्लास को एक समय में,
ठीक है। माइक्रो टीचिंग तो वो होती है जिसमें कि टीचिंग तैयार की जाती है, टीचर तैयार की जाती है। मैक्रो टीचिंग होता है कि जैसे बच्चों को इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है एक समय में एक क्लास में, ठीक है, कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। ये 10 मिनट से ज़्यादा होता है यूजुअली। मैक्रो टीचिंग इज ऑफ्टन डन इन लेक्चर फॉर्मेट एंड बी मे बी यूज टू इंट्रोड्यूस ए न्यू कंसेप्ट। मैक्रो टीचिंग लेक्चर फॉर्मेट में हो सकता है। आप देखिए कि मैक्रो टीचिंग में बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है, बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ये कैसे करना है, ठीक है, इसमें सब कुछ समझाया जाता है। इसमें न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड किए जाते हैं और जो नए स्किल्स हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए बताया जाता है, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो टीचिंग कम्स इन टू प्ले एज वेल बिकॉज दे हेल्प डिक्टेट व्हाट ए टीचर टीच। माइक्रो मैक्रो टीचिंग क्या है कि इसमें देखिए कि ये है कुछ नहीं, इसमें हेल्प की जाती है कि टीचर को टीच कैसे करना है। यानी कि माइक्रो टीचिंग वो टीचिंग है जिसमें बताया जाता है कि बच्चों को कैसे बढ़ाना है। मैक्रो में भी थोड़ा एलेबोरेट करके बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये होता है कि टीचर को कैसे टीच करना चाहिए। हाउ द टीचर प्रोवाइड्स दैट इंस्ट्रक्शन एंड हु इज़ इंक्लूडेड इन ईच क्लासरूम एक्टिविटी। यानी कि टीचर को क्लासरूम में कौन सी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, तो ईच क्लासरूम एक्टिविटी में इसको क्या क्या करना चाहिए, ये माइक्रो टीचिंग के अंदर आता है। टीम टीचिंग होता है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ टीचर्स वर्किंग एज ए टीम एंड टीचिंग। ये एक ग्रुप है, टीचर का समूह है जिसमें एक टीम के तहत जो है टीचिंग दी जाती है। द टीम कैन रेंज फ्रॉम, इसमें 2 से 5 टीचर होते हैं जो सेम ग्रुप को पढ़ाते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग में इंक्लूड टीचिंग ए सेम ग्रुप एट द सेम टाइम, शेयर टीचिंग एज पर द एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। आप देखिए कि द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग में इंक्लूड टीचिंग ए सेम ग्रुप, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग जो होती है वो सेम ग्रुप के ऊपर वो की जाती है। तो उसमें जो है सेम टाइम के ऊपर सेम समय के ऊपर जो है टीचिंग को शेयर किया जाता है। यानी कि आप देखिए कि जैसे एक ग्रुप को पढ़ाया जा रहा है एक ही समय में, तो उसमें क्या है वो टीचिंग में टीचर क्या है वो शेयरिंग कर लेते हैं कि किसको किसको कौन कौन सा एरिया करवाना है। सपोज करिए कि किसी को मतलब एक ग्रुप में पढ़ा रहे हैं तो टीचर अपना काम बांट लेते, थोड़ा थोड़ा बच्चों को समझा देते हैं। क्वेश्चन आंसर टेक्निक इन टीचिंग। क्वेश्चन आंसर टेक्निक क्या है, देखो पार्कर सेड क्वेश्चनिंग इज़ द की टू ऑल एजुकेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है टीचिंग में, ये पार्कर ने लाइन कही थी, आप इसको ये समझिए, ठीक है। क्वेश्चनिंग इज़ द की टू ऑल एजुकेटेड एक्टिविटी, यानी कि क्वेश्चन एक ऐसी कुंजी है सभी एजुकेटेड एक्टिविटीज़ की। पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, टू टेस्ट द नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। देखिए आपको जैसे टीचर ने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, अब उससे क्वेश्चन पूछेगा तभी पता चलेगा ना उसको क्या है, इसलिए क्वेश्चनिंग करी जाती है। टू टेस्ट द नॉलेज, टू अप्लाई द नॉलेज, नॉलेज अप्लाई की जाती है, इसमें बच्चों की नॉलेज टेस्ट की जाती है, फिर अप्लाई नॉलेज की बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हैं। टू लोकेट द डिफ़िकल्टी, बच्चों का प्रॉब्लम आ रही है। टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, बच्चों में आत्मविश्वास आए। टू सिक्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिव होके पार्टिसिपेशन करें, ठीक है। चरण टू एरो, ठीक है। फेजेस ऑफ टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण के चरण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इसकी फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के चरण है क्या। देखिए इसमें होता है कि देर आर 3 स्टेप्स ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग, इसमें 3 तरीके हैं, ठीक है, फेजेस ऑफ टीचिंग के। पहला है प्री एक्टिव फेज जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग स्टेज, ठीक है, ये प्री एक्टिव स्टेज का नाम है प्लानिंग स्टेज। दूसरा है इंटरेक्टिव फेज जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। तीसरा है पोस्ट एक्टिव फेज यानी कि इवैल्यूएशन स्टेज। मतलब पहले में प्री एक्टिव में क्या होता है, प्लानिंग करते हैं कि टीचर क्लास में जाने से पहले प्लानिंग करता है कि कौन कौन सा लेसन पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है। इंटरेक्टिव होता है कि वो क्लास में कैसे पढ़ा रहा है, कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है। तो पोस्ट एक्टिव में होता है कि इवैल्यूएशन स्टेज, मूल्यांकन करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है कि देखिए कि इसमें आती है, इसे कहते हैं प्लानिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट गोल्स है क्या है ये।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप बात दिमाग में ये याद रखिए कि जो प्री एक्टिव फेस होता है ना, मतलब कि क्लास में जाने से पहले प्लानिंग करना, कि टीचर प्लानिंग करता है कि कौन कौन सा लेसन कौन सा लेसन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ये तो है नहीं बिना प्रिपेयर करे चले गए तो वहाँ पे जाके बच्चों को आपने कुछ भी कराया, ना उनके समझ में आया ना आपके कुछ समझ में आया, है ना, इससे बैड इंप्रेशन होगा। मतलब कि प्री एक्टिव फेस वो होता है जैसे प्लानिंग करते हैं हम। ठीक है, प्लान करके जाना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल, यानी कि ये क्यों होता है। ठीक है, प्लानिंग स्टेज में क्या होता है ये, इसमें होता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, इसमें क्या है कि इन प्लानिंग ए लेसन द फर्स्ट स्टेप शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक दैट हैज़ टू बी टॉट। यानी कि इसमें लेसन की प्लानिंग की जाती है। पहला स्टेप ये है, पहला चरण ये है कि जो टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाना है टीचर ने, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड वो पहले लेसन की प्लानिंग करता है कि हमने कौन सा लेसन पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ये। ठीक है, तो डिसाइडिंग वेज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, पहला पॉइंट इसमें आ गया। देखिए प्लानिंग स्टेज में पहला पॉइंट आ गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गोल, इसमें होता है कि लेसन को प्लान करना। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आएगा डिसाइडिंग वेज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी कि किन तरीक़ों से इस उद्देश्य को पाया जा सकता है। यानी कि हम लेसन प्लान कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्या उद्देश्य है, कैसे पढ़ाया जाए, इसमें वो डिसाइड किया जाएगा। पहले में लेसन प्लानिंग होगी कि कैसे पढ़ाया जाएगा, और पहले में लेसन प्लानिंग होगी कि कौन सा लेसन पढ़ाया जाएगा, इसमें होता है कि कैसे पढ़ाया जाएगा। दिस शुड बी डन कीपिंग इन माइंड द टॉपिक और कंटेंट टू बी टॉट एज दैट दिस इज कंटेंट स्पेसिफिक। यानी कि आप देखिए कि जब हम इसकी बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, इसमें होता है कि लेसन कौन सा प्रिपेयर करना है। इसमें होता है कि अगर हम लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किस तरीके से, स्पेशल तरीके से बच्चों को वो लेसन पढ़ा दें। ठीक है, आप ये देखिए कि लेसन तो लेसन ही होता है, बुक में सेम ही लेसन होता है, पर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैथ्स के सम भी वैसे ही होते हैं, टीचर अपने ट्रिक से करा देता है, बच्चे को आसानी लगती है। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा होता है कि जैसे कि उसमें आप देखिए कि जितने मर्जी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो, बच्चों को समझ नहीं आ रहे, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, बच्चों को समझ नहीं आ रहा, टीचर उसको कहानी बना के समझा देता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम प्लानिंग स्टेज में क्या करते हैं, पहले हम लेसन को प्लान करते हैं कि कौन सा पढ़ाना है। इसमें ये डिसाइडिंग वे में ये होता है कि हम लेसन को जो पढ़ा रहे हैं उसे कैसे स्पेशल बनाया जाए कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये होता है ये। अब देखिए कि प्लानिंग एस्पेक्ट्स, ठीक है, अब प्लानिंग स्टेज के, ठीक है, यानी कि प्लानिंग स्टेज के या प्री एक्टिव फेज के या प्लानिंग स्टेज के क्या क्या एस्पेक्ट है, मतलब कि प्लानिंग कैसे करते हैं। आप देखिए टीचिंग अप्रोच टू बी फॉलोड, इसमें टीचिंग अप्रोच को फॉलो किया जाता है। ठीक है, टीचर अपने हिसाब से फॉलो करता है कि कौन सा लेसन आसान है, पहले कौन सा पढ़ाए। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आसान लेसन ही पढ़ाया जाता है। आप एक एग्जांपल के तौर से समझिए, जैसे आपने वज़न उठाना है, वेट उठाना है, तो आप पहले 1 किलो उठाओगे, वो 1 किलो उठाएंगे, तो 2 किलो उठाओगे, फिर 3 किलो, 4, फिर 5, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप पहले ही 50 किलो का वेट उठा लोगे, अगले दिन आप आओगे नहीं, करना यार ये तो बहुत बड़ा थकाऊ काम है, हो गया ना। ऐसे कहने का मतलब यह है कि टीचिंग अप्रोच को फॉलो किया जाता है। इसमें होता क्या है कि टीचर पहले वो लेसन पढ़ाता है कि बच्चों को वो आसान लगे, आसानी से लगे। ठीक है, तो वो उसको पढ़ा देता है। अगर पहले ही डिफ़िकल्ट लेसन उठा रहे, बच्चों का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए टीचिंग अप्रोच को फॉलो किया जाता है। दूसरा नंबर, टीचिंग एड्स टू बी यूज़। टीचिंग एड्स में आता है कि कौन कौन से टीचिंग एड्स है, वो कैसे पढ़ा रहा है, चौक से पढ़ा रहा है, आपको वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपको वो स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, इसमें वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, टाइम टेकन टू टीच द पर्टिकुलर टॉपिक, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, आप एक दिन में एक लेसन, देखिए जैसे आपको कोई पढ़ाए, आप एक दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा टीचर का मकसद ये नहीं होता कि बच्चों को बस टॉपिक करवाया, बस ख़त्म कर दिया काम और कुछ नहीं। उसका मतलब ये होता है कि चाहे थोड़ा सा कराएं, कम समय में कराएं, ठीक है, कम समय में बढ़िया कराएं, ठीक है, ताकि बच्चों को समझ में आए। ठीक है, यानी कि टीचर थोड़े समय में अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, टाइम टेकन टू टीच द पार्टिकुलर टॉपिक, इसका यही मतलब है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, क्लास को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, क्लास को कैसे मैनेज करना है ये देखा जाता है। लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी गिवन, इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस भी है, मतलब कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिसको समझ आ रहा है, ठीक है, वो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, बाकी उनको समझ आ रहा है कि नहीं, टीचर ने उनको पढ़ा दिया, उनको समझ आया ना आया। ठीक है, ये नहीं, टीचर को पूछता भी है बच्चों से कि आपको कैसे समझ आया कि नहीं। कई बच्चे तो वैसे ही टीचर के डर के मारे उससे कुछ पूछते नहीं कि टीचर, हम होता है ना कि स्कूलों में
कि टीचर बच्चों से डरते बहुत है कि नहीं हम पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि लर्निंग एक्सपीरियंस देखा जाता है कि टीचर बढ़िया पढ़ाया तो उनको अच्छे से समझ आएगा, नहीं पढ़ाएगा तो उनको अच्छे से नहीं समझ आएगा। टूल्स बी यूज्ड फॉर एवेल्यूशन, इसमें होता है कि एवेल्यूशन मूल्यांकन करने के तरीके, ठीक है, टूल्स यूज़ किए जाते हैं कि कैसे टीचर ने पढ़ाया है, कैसे उसको बच्चों को समझ आया, इसमें मूल्यांकन करके देखा जाता है, ठीक है। इसमें मूल्यांकन किसका होता है? दोनों का होता है, टीचर का भी स्टूडेंट का भी। टीचर ने जैसे पढ़ाया बच्चों को समझ आया, ये मूल्यांकन टीचर का। स्टूडेंट ने कैसे समझा, इसका मूल्यांकन भी, इसका एवेल्यूशन किया जाता है कि उसको समझ आया कि नहीं। आप सिंपल से एग्जांपल लीजिए, टीचर ने कोई लेसन पढ़ा दिया अच्छे से, अब बच्चों को समझ आया, इसकी कैसे जांच करें? आप बच्चों से कोई सवाल पूछोगे तब उसका आंसर अगर उन्होंने दे दिया, समझो टीचर ने बढ़िया पढ़ा दिया, अगर वो आंसर दे नहीं पाए तो उन्होंने नहीं बढ़िया पढ़ाया, इसका मतलब टीचर को थोड़ा सा उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया फेसेस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव फेस। इंटरेक्टिव फेस में आता है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ गई है, ठीक है। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन में होता है कि इम्प्लीमेंट करना, ये सेकंड फेज आता है। पहले तो हो गया प्लानिंग स्टेज कि टीचर सोचेगा कि मैं कैसे कैसे मतलब कि पढ़ाऊँ, ठीक है, कैसे कैसे पढ़ाऊँ। अब आती है क्लास, देखो वो तो होता है क्लास में जाने से पहले प्लानिंग स्टेज। अब ये आती है क्लास में जाने के बाद इम्प्लीमेंट कैसे, जैसे उसने लेसन प्लान कर लिया, तैयार कर लिया, अब उसका तरीका कैसे, उसने सोच तो लिया मैं बढ़िया पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं बढ़िया पढ़ाऊँगा, उसने सोच लिया प्लानिंग स्टेज में। अब बारी आती है इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। अब ये क्लास में एंट्री की बात है, पहले वो क्लास में जाने से पहले की बात है, अब ये क्लास में जाने की बात। इट इज़ नोन एज एक्चुअल टीचिंग, ठीक है, इसे एक्चुअल टीचिंग, वास्तविक शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। वो थी प्लानिंग टीचिंग ही क्लास में जाने से पहले, यह है क्लास में जाने के बाद। अब जो टीचर ने अपने माइंड में बना रखा है, एक मैप सा बना रखा है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, इसमें अब वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कौन से पॉइंट है, देखो पहले तो हो गया इट इज़ नोन एज एक्चुअल टीचिंग, ठीक है। दूसरा नंबर, बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही प्रोसेस में शामिल होते हैं। आपसे सीधा ही क्वेश्चन बनेगा कि बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इन विच प्रोसेस, बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर इन्वॉल्व इन विच प्रोसेस, तो आपका आंसर आएगा इंटरेक्टिव फेज या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही शामिल होते हैं। दिस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इसमें इम्प्रूव क्या होता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ठीक है। देखिए कि टीचर ने पहले प्लानिंग स्टेज में सोचा कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, क्लास में जाने के बाद वो ऐसे पढ़ा ना पाए या वो अच्छा पढ़ा दे, ठीक है, बाई चांस वो पढ़ा ना पाए अच्छे से, तो इससे क्या होगा कि बच्चों का वो रिएक्शन देखेगा, रिएक्शन देखने के बाद क्या होगा कि वो अपनी क्वालिटी में वो अपने में क्या करेगा, थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। इससे क्या होगा, क्वालिटी निकल के आएगी, इंप्रूव होगी किसकी, टीचिंग की, ठीक है। तो कहने का सीधा मतलब है कि क्लास में जाने के बाद वो कैसे इंप्लीमेंट करता है, कैसे बच्चों को समझ आता है, ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है कि इंप्रूव होती है क्वालिटी टीचिंग की, ठीक फ्रेंड्स। इसके पॉइंट है, इसमें पॉइंट क्या है, परसेप्शन, ठीक है, ये इंटरेक्टिव फेस ही चल रहा है अभी, ठीक है। इंटरेक्टिव फेस में आपको इसमें से मैंने डेफिनेशन बता दी क्या है। अब आ रही है आती है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है समझना या अनुभूति, ठीक है। परसेप्शन का मतलब होता है समझना या अनुभूति। इसमें क्या होता है कि देखो, एज फॉर द टीचर ही और शी हैज़ टू परसीव द क्लासरूम एटमोसफेयर, ओके, प्री प्लानिंग एबिलिटीज इन इंटरेक्टिंग विद द पर्टिकुलर ग्रुप। इसमें होता क्या है कि एक टीचर होने के नाते, ठीक है, वो देखता है क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे प्री प्लानिंग मैंने की हुई थी, ठीक है, तो कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है। इसमें देखा जाता है परसेप्शन होता है कि समझना क्या होता है कि क्लास को समझना कि बच्चे कितने हैं क्लास में, ठीक है, कैसा उनका बिहेवियर है, कैसा उनका एटमॉस्फेयर है, कैसी प्री प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है, ओके। इसमें होता क्या है, इसमें द स्टूडेंट्स ऑन देयर पार्ट हैव टू परसीव देयर, देखिए टीचर तो पहले देखेगा, एज ए परसेप्शन में क्या होता है कि आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इसको थोड़ा सा बैक करके देखिए। परसेप्शन का मतलब होता है कि पहले टीचर को ये समझना कि क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है। तो स्टूडेंट भी इसमें शामिल होते हैं। स्टूडेंट ये समझते हैं कि टीचर का बिहेवियर कैसा है, टीचर के बिहेवियर कैसा है, टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है। सिंपल सी बात है कि परसेप्शन में दोनों ही शामिल है, टीचर भी स्टूडेंट भी। टीचर देखता है कि बच्चों जो है क्लास में उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसे प्री प्लानिंग करनी है। फिर बच्चे देखते हैं कि टीचर का बिहेवियर कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो कैसे पढ़ाता है, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा किनके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में।
नेक्स्ट आता है साइज ऑफ द क्लास, वर्क का आकार, ठीक है। इसमें साइज देखा जाता है क्लास का टीचर के द्वारा कि कितनी गैदरिंग है, कैसे कैसे पढ़ाना है, मतलब कि कितनी बड़ी क्लास है, ठीक है। डायग्नोसिस, निदान या अंदाज। डायग्नोसिस क्या होता है कि अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। अंदाज़ा क्या लगाया जाता है कि इट इज़ द टीचर्स कंसर्न टू डायग्नोसिस द एबिलिटीज ऑफ द पीपल, देयर एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टीचर ये देखता है कि जो बच्चे हैं उनके में क्या एबिलिटी है, ठीक है। कौन बच्चे होशियार है, कौन थोड़े से नालायक हैं, कैसे हैं वो, ठीक है। होता ही है क्लास में, होशियार नालायक तो होते ही हैं, ठीक है। उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट किस में है। डायग्नोसिस में देखा जाता है कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे कैसे हैं, कौन सा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उसमें कितनी इंटेलिजेंस है, उसमें कितना इंटरेस्ट है ये पढ़ने के लिए, ठीक है। टीचर को समझ आ जाता है कि मुझे किस बच्चे में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, किस में कम मेहनत की ज़रूरत है, ये होता है डायग्नोसिस। नेक्स्ट आ गया रिएक्शन प्रोसेस। रिएक्शन प्रोसेस में होता है प्रतिक्रिया प्रक्रिया, ठीक है। रिएक्शन प्रोसेस यानी कि इसमें होता है कि क्लासरूम टीचिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस एक्शन रिएक्शन बिटवीन टीचर एंड पीपल्स, यानी कि रिएक्शन प्रोसेस किन के बीच में होगा, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में ही होगा, ठीक है। रिएक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रतिक्रिया। पहले हमने देखा था कि परसेप्शन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, रिएक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है। आप देखिए कि प्लानिंग स्टेज में पहले टीचर गया, ठीक है, अच्छा समझिए, प्लानिंग स्टेज में टीचर क्लास से पहले प्लानिंग की उसने, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आया था ये, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज का, इसमें टीचर क्लास में गया, उसने कैसे बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के बाद सब कुछ करने के बाद अब देखिए कि आता है रिएक्शन प्रोसेस। नीचे पॉइंट में रिएक्शन प्रोसेस में होता है कि जो उसने क्लास में पढ़ा दिया, चाहे अच्छा पढ़ाया गलत पढ़ाया, बच्चों का रिएक्शन देखा कैसा है। अगर अच्छा पढ़ाया बच्चों तो कहेंगे हाँ बढ़िया पढ़ाया, उनको लेसन अच्छे से समझ आ गया। देखिए जब टीचर पूछता है कि समझ में आया, बच्चे ज़ोर से बोलते हैं कि हाँ समझ में आया, बिल्कुल यस यस सर यस मैम, ऐसे, ठीक है। तो जितनी ज़ोर से आवाज़ आएगी मतलब बच्चों को समझ में आ गया, जितनी कम आवाज़ आएगी यानी कि बच्चों को समझ में नहीं आया। होता है रिएक्शन प्रोसेस, यानी कि टीचर द्वारा जो पढ़ाया गया है वो बच्चों को समझ आया या समझ में नहीं आया, वो आता है रिएक्शन प्रोसेस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल सी बात है, परसेप्शन, साइज ऑफ द क्लास, डायग्नोसिस, रिएक्शन प्रोसेस, ये किसके पार्ट है, ये इंटरेक्टिव फेज के पार्ट है, यानी कि ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट लास्ट आता हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज क्या होती है, ये एवेल्यूएशन स्टेज है, मूल्यांकन की स्टेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट अटेम्प्ट्स टू मेजर द डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर इन द पीपल्स रिजल्टिंग इन द रियलाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसमें ये देखा जाता है कि आप ये देखिए, इसमें एवेल्यूएशन मार्क्स है, ये एवेल्यूएशन स्टेज है। पहले तो हमने देखा क्लास में जाने से पहले क्या होता है, प्लानिंग कैसे किए थे, फिर क्लास में जाने के बाद इंटरेक्टिव फेज, ठीक है। अब होता है मूल्यांकन, ओवरऑल बच्चों को कितना समझ आया कि नहीं, ठीक है। रिएक्शन में तो हमने जैसे पीछे देखा था, यहाँ पे रिएक्शन में तो हमने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, ये होता है क्लास के अंदर कि समझ में आया कि नहीं लेसन पढ़ाते वक्त, यानी कि लेसन पढ़ाते वक्त रिएक्शन दे दिया। अब इसमें क्या होता है कि पोस्ट एक्टिव में एवेल्यूशन कैसे किया जाए, जैसे टीचर ने पढ़ा दिया, अब उसका टेस्ट लिया अगले दिन या 2 दिन बाद या हफ्ते बाद या महीने बाद या फाइनल एग्ज़ाम या कुछ भी एग्ज़ाम लिया, बच्चे उसमें पास ही नहीं कर पाए या बच्चे बहुत बढ़िया नंबर पास हो गए, वो होता है इवैल्यूएशन स्टेज। अगर बच्चे सही तरह से पास कर गए तो समझो कि टीचर की सक्सेसफुल होगी, टीचर ने बढ़िया पढ़ा दिया, वो होता है इवैल्यूएशन स्टेज, हाँ टीचर ने बढ़िया पढ़ाया। अगर बच्चे नहीं सही तरह से समझ पाए, बच्चे फेल हो गए, सिर्फ 1-2 बच्चे पास कर पाए, तो वो होता है कि टीचर को इसमें से थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। आइए इसको थोड़ा सा और देखते हैं। वे ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग कैसे होती है इसकी। अब हमने टीचर को देखना है कि जो मैंने पढ़ाया बच्चों ने हाँ या ना कैसे किया, उनको समझ में आया कि नहीं। क्या बच्चे डर से, टीचर के डर से हाँ तो नहीं कर रहे, ठीक है। कई बार होता है बच्चे डर जाते हैं टीचर से। तो वे ऑफ टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग डिवाइस। टेस्टिंग डिवाइस में होता है कि वो बच्चों का रेगुलर टेस्ट ले, डेली, वीकली, मंथली, कुछ भी, ठीक है। टेस्ट करके देखे कि जो बच्चों को उन्हें पढ़ाया उसमें समझ आया कि नहीं। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो उसके बाद आता है चेंजिंग टीचिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें क्या करता है, अपनी वो टीचिंग स्ट्रेटजी को चेंज कर देता है। आप देखें कि मैथ्स के सवाल टीचर करवा रहे हैं, अगर बच्चों को उसने फॉर्मूले के दौरान करवा दिए, बच्चों को समझ नहीं आया। अब टीचर ने तो पहले रिएक्शन में तो देख लिया कि बच्चों को समझ आ गया, बच्चों ने अच्छा रिएक्शन दे दिया, पर जब टेस्ट हुआ बच्चे इसमें फेल हो गए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि टीचिंग अपना स्ट्रेटजी चेंज करता है, इसमें वो शॉर्टकट ट्रिक्स करवाता है।
तो सिंपल सी बात है कि अगर टीचर का द्वारा पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक, ठीक है, बच्चे को समझ नहीं आया तो लास्ट उसकी फाइनल स्टेज है एवेल्यूशन की। एवेल्यूशन से ही पता चलता है, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज से ही पता चलता है, एवेल्यूशन स्टेज से ही पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ आया कि नहीं। अगर बच्चे सारे पास कर गए, समझो टीचर सक्सेसफुल है अपनी टीचिंग में, अगर नहीं कर पाए तो नहीं, फिर उसको क्या करना है, उसको क्या है, चेंज करना पड़ता है। बेसिक रिक्वायरमेंट इन टीचिंग, ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट इन टीचिंग ये क्या है। देखिए आज का ये चैप्टर है बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग का। सबसे पहले टीचिंग में बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या, टीचिंग में होता क्या है। आप देखिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं कि पहले होता है टीचर, एक होगा लर्नर। मतलब कि जैसे हम टीचिंग दे रहे हैं, शिक्षण है, जो टीचिंग होती है उसमें होता क्या है, उसमें टीचर भी होगा, उसमें लर्नर होगा, स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट होगा, एनवायरनमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रिलेशनशिप होगा बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन होगा। मतलब कि ये 7 चीज़ें होंगी, टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड डिसिप्लिन, ये होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम टीचर की बात करें। टीचर में क्या है कि टीचर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, ठीक है। कहने का मतलब कि टीचर होता क्या है, टीचर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। टीचर एक ज़रिया है नॉलेज ट्रांसफ़र करने का और इन्फॉर्मेशन देने का, किसको, स्टूडेंट को। यानी कि टीचर अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है किसमें, स्टूडेंट्स में, ठीक है। यही है कि टीचर अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है ना स्टूडेंट में। पढ़ाने का तरीका क्या है, वो अपनी नॉलेज आपको दे रहा है। इसका मतलब है कि टीचर एक ज़रिया है जिससे आपको एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर है स्टूडेंट को। दूसरी बात, द टीचर मास्टर ओवर हिज सब्जेक्ट। टीचर मास्टर होता है अपने सब्जेक्ट का, उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता होता है, चाहे कोई भी हो। ही यूज्ड एन इफेक्टिव लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या करेगा, एक इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करेगा अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, और जो लर्नर होता है या स्टूडेंट होता है, ठीक है, उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो टीचर है वो क्या करेगा, वो एक इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करेगा स्टूडेंट के साथ या लर्नर के साथ कम्युनिकेशन के लिए, जिससे उसको उसकी बात अच्छे से समझ आए, स्टूडेंट को टीचर की बात समझ आए, टीचर को स्टूडेंट की बात समझ आए, ठीक है, जिसमें वो टीचर उसके में पॉजिटिव चेंज ला सके लर्नर में। देखिए पॉजिटिव चेंज क्या है, कई स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। टीचर क्या करता है कि उसको एक बिल्कुल आसान तरीके में, उसी आसान भाषा में उसको करवा देता है उस चैप्टर को जो उसको समझ नहीं आ रहा। तो उसमें क्या है, लर्नर में पॉजिटिव चेंज होने लगता है, ठीक है, उसको होता है कि हाँ मैं अब पास कर पाऊंगा। ये हो गया पॉजिटिव चेंज। यानी कि टीचर एक ऐसी इफेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करेगा स्टूडेंट के बीच में, जिससे स्टूडेंट जो है उनको अच्छे से समझ आएगा और उनमें पॉजिटिव चेंज होगा उनके बिहेवियर में, लर्नर के। नेक्स्ट है लर्नर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली बात है, लर्नर और स्टूडेंट्स में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट्स है वो है जो हम स्कूल कॉलेज में थे, टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, हमको उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, ठीक है, वो होते हैं स्टूडेंट्स। लर्नर क्या होते हैं कि लर्नर वो होते हैं जो सब कुछ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स वो होते हैं जैसे एक क्लास के हो गए ना, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, वो लर्नर वो स्टूडेंट हो गए कि उनको वही चीज़ करनी है जो उनको करवाई जा रही है। लर्नर क्या होता है, वो अपनी मर्जी से सब कुछ पढ़ रहा है, ठीक है। आप इस टाइम लर्नर हो, ठीक है, आप यूजीसी पढ़ रहे हो, आपका मन करे आप आईएएस कर सकते हो, आपका मन करे आप एसएससी कर सकते हो, आपका मन करे हिस्ट्री पढ़ लो, आपका मन करे वो पढ़ लो। यानी कि लर्नर वो है जो सब कुछ पढ़ता है, स्टूडेंट वो है जिसको स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स वो है जिसको स्कूल में पढ़ाया जाता है, और लर्नर वो है जो अपनी मर्जी से सब कुछ सीखता है, ठीक है, जिस कोर्स में उसको जाना है। तो लर्नर में देखिए कि लर्नर हैज़ टू कोऑपरेट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्नर को कोऑपरेट करना होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचर का काम तो हो गया पढ़ाना, अब लर्नर का फ़र्ज भी बनता है ना कुछ। लर्नर का फ़र्ज क्या बनेगा, वो कोऑपरेट करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसमें वो है कोऑपरेट करे। ये नहीं कि टीचर अपना आपको 100% पढ़ा रहा है, आप उसको समझो ही कुछ ना, पढ़ो ही मत, ठीक है, फिर बाद में फेल हो जाओगे क्योंकि टीचर ने कुछ कराया नहीं, ठीक है। आपको उसमें क्या है, लर्नर को कोऑपरेट करना होगा। लर्नर मस्ट फॉलो द टीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग नॉलेज। लर्नर को, ठीक है, लर्नर मस्ट फॉलो द टीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग नॉलेज। लर्नर को टीचर
को फॉलो करना होता है, जो लर्नर होता है उसको टीचर को फॉलो करना होता है। किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए। यानी कि लर्नर को अगर नॉलेज चाहिए, उसको चीज़ समझनी है, तो उसको टीचर को फॉलो करना होगा। देखिए, अगर आपको या हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर के पास ही जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए आपको टीचर को फॉलो करना होगा, जो उसको करवा रहे हैं वो उसको करना होगा। द लर्नर और स्टूडेंट्स रोल इज़ टू टेक गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि लर्नर या स्टूडेंट का रोल क्या है कि जो इनको इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेट दैट टास्क फॉर हिमसेल्फ एंड बिगिन द टास्क। यानी कि लर्नर स्टूडेंट का मतलब कि क्या है उसके लिए, मतलब कि जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो उसको वो समझें और साथ में कोऑर्डिनेट करें जो उनके लिए ज़रूरी है। यानी कि एक स्टूडेंट की भलाई के लिए जो कुछ ज़रूरी है स्टूडेंट को उसको समझिए, उसको करना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए। अगर टीचर कहता है कि आपका मैं टेस्ट लूँगा, मंथली वीकली टेस्ट लूँगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, आपका पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आपको उसमें सहयोग करना होगा, देना होगा। ये तो है नहीं कि आपको मैं टेस्ट दूंगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको बताया जाएगा और लर्नर को उसको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग में पहले तो हमने टीचर देख लिया, फिर हमने लर्नर देख लिया, अब आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट शुड बी इंटरेस्टेड फॉर स्टूडेंट्स सो दैट स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यानी कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो लर्निंग में अपना सहयोग दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट में भी जो स्टूडेंट को भी इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, इस अनुसार होना चाहिए कि स्टूडेंट उसको पढ़े, उसमें उसका इंटरेस्ट जागे, ताकि वो लर्निंग को कर सके। टीचर टू प्रिपेयर नेसेसरी चार्ट्स, यहाँ पे सॉरी चार्ट्स आएगा, CHARTS चार्ट्स। टीचर टू प्रिपेयर नेसेसरी चार्ट्स, मैप्स, टेबल्स एंड मॉडल्स दैट परटेन टू डिसाइड टॉपिक। यानी कि टीचर को क्या करना होगा? स्टूडेंट को कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उसको क्या करना होगा? कोई चार्ट, मैप्स, मॉडल या टेबल्स बनाने होंगे, किससे संबंधित? जो उसके सब्जेक्ट से संबंधित है। यानी कि टीचर क्या करेगा? एक ऐसी चीज़, एक मान लो कि चार्ट टेबल बनाएगा जो स्टूडेंट के टॉपिक से संबंधित होगी, ताकि उनको आसानी हो पाए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। सबसे बढ़िया बात है इन्वायरमेंट। देखिए, स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। यानी कि स्टूडेंट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यानी कि जो उसका विकास है, ठीक है, वृद्धि और विकास है। तो सबसे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो चलिए, स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट की यानी कि जो ग्रोथ है, जो उसकी वृद्धि है, जो उसका विकास है, ये मेन ऑब्जेक्टिव, ये मेन उद्देश्य है किसका? टीचिंग का। विच इज़ पॉसिबल इन सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पर ये किस में पॉसिबल हो सकता है? यानी कि टीचिंग का लक्ष्य तो है कि स्टूडेंट की वृद्धि और विकास करना, पर ये पॉसिबल किस में होगा? सूटेबल एनवायरनमेंट में। सूटेबल एनवायरनमेंट किसका? टीचिंग और लर्निंग का। यानी कि जो टीचिंग और लर्निंग का सूटेबल एनवायरनमेंट अगर होगा, तभी स्टूडेंट का क्या होगा? वो वृद्धि और विकास हो पाएगा। क्रिएटिव ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम विल अलाउ स्टूडेंट फील मोर कंफर्टेबल। अगर हम क्लास में पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट लेके आए टीचिंग के जरिए, यानी कि एक टीचर है अपनी टीचिंग के जरिए क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो स्टूडेंट उससे क्या है? फील मोर कंफर्टेबल। देखिए, इस बात को समझने के लिए आप देखिए कि अगर आप कहीं पे कोचिंग के लिए जाते हो या कहीं पे आप पढ़ते हो, टीचर आपको कहे कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कि आप उससे पढ़ के पास हो सकते हो, क्लियर हो सकते हो, तो उसमें क्या होगा? आपको कंफर्ट फील होगा। यानी कि आप ये देखोगे कि हाँ, हम सही जगह पे आए हैं, हम सही जगह पढ़ रहे हैं, तो हम अगर इसको करें तो हम पास हो सकते हैं, हम डेफिनेटली क्लियर हो सकते हैं। आप इसको एग्जांपल ले लिया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से कंसेप्ट को समझोगे तो आप UGC नेट कर पाओगे, तो आपको कंफर्ट फील होगा। अगर आपको टीचर बता दे कि नहीं यार, आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप पास ही नहीं हो पाओगे, तो आपका मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा, इसलिए आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इसमें क्या होगा कि टीचर को अपनी टीचिंग के जरिए एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास में बनाना पड़ता है, जिससे स्टूडेंट जो है वो मोर यानी कि ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। स्टूडेंट्स विल बी मोर ओपन टू एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन क्लास।
अगर स्टूडेंट को कंफर्ट फील होगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जागेगा वो तो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अगर टीचर ने कोई लेसन पढ़ा दिया है, अगर वो उसका टेस्ट ले रहा है तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर टेस्ट मुश्किल होगा, कई बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, होता है ना ऐसे, तो इसलिए इसको कंफर्टेबल फील करवाना ज़रूरी है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करो जिसमें बच्चों को कंफर्ट फील हो, तो बच्चे हैं आपको आसानी से अपनी बात टीचर को कह पाएँ और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि इससे किसका फ़ायदा होगा? टीचर का फ़ायदा, इसकी टीचिंग अच्छी होगी, स्टूडेंट का फ़ायदा उसका लर्निंग अच्छी होगी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट नेसेसरी टू इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेसिक एलिमेंट है एजुकेशन का। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि आप स्कूल में गए, वहाँ पे क्लास में बेंच लगे हैं, ब्लैक बोर्ड लगा है, वाइट बोर्ड लगा है, वहाँ पे चौक है, ये बिजली की व्यवस्था है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो एजुकेशन अच्छी हो पाएगी ना। स्कूल क्लासरूम आर मोस्ट कॉमन प्लेस इन विच स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टेक प्लेस विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि स्कूल का क्लासरूम एक मोस्ट कॉमन प्लेस है, यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम देखिए सिंपल सी बात है कि स्कूल का जो क्लासरूम है वो एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे सभी बच्चे ग्रुप में बैठते हैं। ठीक है, तो जो वेल स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ने के लिए, यानी कि स्कूल में जो बच्चे बैठते हैं पढ़ने के लिए, क्लासरूम में बैठते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे उनको वो पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि आप सिंपल देखिए, एक क्लास लगी हुई है किसी स्कूल में, वहाँ पे बेंच है, ब्लैक बोर्ड है, पंखा है, बिजली की व्यवस्था है, सब कुछ है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ना लर्निंग के लिए, कि स्टूडेंट उससे जो है वो लर्निंग अच्छे से कर सकते हैं। आप ये देखिए कि कुछ हो ही ना क्लास में, है ना, कुछ हो ही ना, तो स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएंगे, है ना। तो यही बात है। इसमें एक और बात है कि आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जिनकी छत नहीं है, कोई कमरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ओपन में पढ़ाते हैं वो। कई जगह तो पेड़ के नीचे, यानी कि वृक्ष के नीचे, ट्री के नीचे पढ़ाते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट भी पढ़ते हैं नीचे बैठ के। ठीक है, कई जगह तो टेंट लगा के पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास देखिए मेरा मानना तो ये है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप ये मत सोचो कि मैं एसी में रह के पढ़ूंगा तो मैं बढ़िया पढ़ाई हो गई। आप ये देखिए कि जो बच्चे क्लियर करते हैं, जो बच्चे पास होते हैं, वो गरीब घर से होते हैं जिनके पास इतनी व्यवस्था होती नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यही बात है कि जो कई स्कूल में जाके देखिए कि आप वहाँ पे जो पढ़ाते हैं, टेंट लगा के पढ़ा देते हैं या प्लास्टिक की शीट्स लगा के पढ़ाते हैं, वो एक माहौल सा क्रिएट करते हैं। तो सिंपल सा मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि ऐसी वस्तुएं जो लर्निंग में काम आती है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी भी है, बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, सबसे पहली बात है टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप। देखिए, अगर टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बढ़िया होगा तभी बात बनेगी। आप ये देखिए कि अगर आपका टीचर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो आप टीचर से अपने मन की बात कह पाओगे, आप उससे जो भी समझ नहीं आता आप उससे समझ पाओगे। ठीक है, अगर आप टीचर से डरते रहोगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। देखो, व्हेन टीचर हैव ए गुड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स दे आर मोर लाइकली फील पॉजिटिव अबाउट क्लास। अगर टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ है जो रिलेशनशिप अच्छा होगा तभी स्टूडेंट क्लास में पॉजिटिव फील कर पाएंगे, अच्छा फील कर पाएंगे, है ना। अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा ना हो स्टूडेंट के साथ, अगर रिलेशनशिप अच्छा ना हो तो स्टूडेंट को डर लगता है, फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कहीं पे जाओ, आपको अपनी मर्ज़ी के अनुसार ना पढ़ाया जाए, ठीक है, आपको कोई समझ नहीं आए, टीचर आपकी बात ही ना सुने, है ना, तो आप आगे करोगे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा वहाँ पे। इसलिए टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होना अच्छा ज़रूरी है। दे आर ऑल्सो मोर विलिंग टू हैव ए गुड एट हार्ड वर्क एंड टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन दे नीड इट। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर स्टूडेंट पॉजिटिव फील करेगा तो वो अच्छा हार्ड वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा हार्ड वर्क करेगा स्टूडेंट, हार्ड वर्क करने के बाद वो क्या करेगा, जो उसको हेल्प चाहिए टीचर से वो लेगा। यानी कि अगर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा है तो उस टीचर भी हार्ड वर्क करवाएगा स्टूडेंट को, स्टूडेंट भी हार्ड वर्क करेगा, और स्टूडेंट को जो ज़रूरत है अपनी पढ़ाई में टीचर उसको पूरा करेगा। इसलिए टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप ज़रूरी है अच्छा होना।
नेक्स्ट आ गया डिसिप्लिन। देखिए स्टूडेंट्स डिसिप्लिन इन सपोर्ट ऑफ गुड टीचिंग इन्वायरमेंट इन क्लासरूम। स्टूडेंट का डिसिप्लिन क्लास में जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है किसको, टीचिंग इन्वायरमेंट को। यानी कि अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन में रह के पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो टीचिंग इन्वायरमेंट को बढ़िया बनाता है। टीचर पढ़ा रहा है, आप बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे, आप कोई इधर उधर देख रहे हो, है ना, तो उसमें किसका मतलब कि उसमें क्या होगा, उसमें डिसिप्लिन तो है नहीं, इसमें नुकसान किसका है, टीचर का नुकसान तो है नहीं, क्योंकि वो तो अपना काम करके चला जाएगा, आप पढ़ा के चला जाएगा। किसका नुकसान है, आपका। फिर बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि हमें तो कुछ समझ नहीं आया, टीचर ने हमें कुछ पढ़ाया नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बगैर कोई स्टूडेंट कुछ नहीं सीख पाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन का मकसद क्या है कि क्लास में टीचिंग इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना और इफेक्टिव बनाना। इट इज सपोर्ट द लर्निंग, वेल बीइंग एंड सेफ्टी फॉर ऑल स्टूडेंट, फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट।